नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके और स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, तो इसकी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और पीछे की सारी क्लासेज आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट के अंदर, सारी सीक्वेंस में दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन जो आपके सामने है कि वह संशोधन अधिनियम या संविधान संशोधन जो मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। देखो मंत्रिपरिषद की जो संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों से अधिक नहीं हो सकती। एक संविधान संशोधन हुआ था जो था आपका 91वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ? 2003 के अंदर। तो 2003 का 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, उसके तहत लोकसभा या विधानसभा के भी अंदर आप ध्यान रख सकते हैं, लोकसभा और विधानसभा इन दोनों के अंदर जो आपके कुल मंत्रिपरिषद की जो संख्या है, जितने टोटल मेंबर है उसके 15% से अधिक नहीं हो सकती। जैसे आपको पता है अभी हरियाणा के अंदर टोटल आपकी विधानसभा की सीटें कितनी? 90 सीट है, ठीक है। तो इन 90 सीटों के अंदर टोटल 90 सीट है, 90 में से मंत्रिपरिषद के अंदर आपके कितने हो सकते हैं? 15%। 15% का मतलब लगभग 13.5। अब आधा मंत्री तो बनेगा नहीं, इसका मतलब टोटल 14 मंत्री अभी वर्तमान के अंदर हरियाणा के, जो आपके हरियाणा के टोटल कितने हैं? 14 मंत्री हैं मंत्रिमंडल के अंदर। तो मतलब कि जो लोकसभा और विधानसभा, इसके अंदर मंत्रिपरिषद की संख्या जो है वो 15% से अधिक नहीं हो सकती, सिवाय दिल्ली को छोड़कर। दिल्ली के अंदर कितना है? 10% है, ठीक है। दिल्ली के अंदर आपको ध्यान रखना है, यहां पर 10% है और बाकी जो है सभी के अंदर आपका कितनी? 15% रहेगी। तो राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर 2 जो आपका इसका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन का अनुच्छेद जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। क्या रहेगा ये? डीपीएसपी है ना, जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आप करेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आपके किसके लिए होते हैं? ये समाज की भलाई के लिए आपके दिए गए हैं। जिसमें आपका आर्टिकल कौन सा रहेगा? तो आर्टिकल जहां पर मौलिक अधिकार आपके खत्म होते हैं 35 पर, उसके बाद 36 से लेकर 51 तक आपके आर्टिकल रहेंगे डीपीएसपी। हमने कहां से इनको अडेप्ट किया था? आयरलैंड से हमने इनको लिया था। और संविधान का भाग कौन सा है? तो जो मौलिक अधिकार खत्म हुए भाग 3 पर, तो उसके बाद भाग 4 जो आ जाता है वो 36 से 51 तक रहेगा। अब इसमें क्या दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो सबसे लास्ट का जो आपका डीपीएसपी के अंदर आएगा आर्टिकल 51, तो ये जुड़ा हुआ है किससे? आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो राइट आंसर है। अगर आपको इतना ही पता है कि जो डीपीएसपी है, जो नीति निर्देशक तत्व है, वो 36 से 51 तक आते हैं, तो भी आप बता सकते हो कि 36 से 51 तक तो सिर्फ एक ही बंदा है, 51। वैसे डी भी है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे अनुच्छेद 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा डीपीएसपी के अंदर एक तो 51 हमने पढ़ा, एक आर्टिकल आपका 40 पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, जो पंचायत से जुड़ा हुआ है। पंचायत से जुड़ा हुआ आपका आर्टिकल 40। इसके अलावा एक कौन सा? आर्टिकल 44, मतलब समान नागरिक संहिता। ये 2 और इंपॉर्टेंट कर लेना, ये भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछे गए हैं, दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहां पर आर्टिकल 51 पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति से जुड़ा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय पहचान नहीं है? राष्ट्रीय पहचान का मतलब नेशनल सिंबल आपका नहीं है, नेशनल सिंबल। अब इसके अकॉर्डिंग देखोगे शक संवत कैलेंडर, इसका मतलब जो आपका राष्ट्रीय कैलेंडर जो आपका कह सकते हैं, जो राष्ट्रीय कैलेंडर, जैसे ये आपका क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है, ये हो गया। जैसे आपका राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो गया? अशोक वृक्ष ना होकर ये कौन सा हो जाएगा? बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष अपना बरगद है, ठीक है। शक संवत कैलेंडर, राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा हो जाएगा? जो आपका ये हो जाएगा शक संवत कैलेंडर, ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। और इसके बारे में 1-2 चीज ध्यान रख लेना, जैसे इसका महीना कौन सा शुरू होता है? सबसे पहले चैत्र महीने से ये शुरू होता है। कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को इस कैलेंडर को आपका अपनाया गया था। वैसे कभी ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, लेकिन वैसे इसको ध्यान रख लेना। तो यहां पर देखो कौन सा पहचान नहीं है? शक संवत बना अपना, गंगा डॉल्फिन भी बना, राष्ट्रीय जलीय जीव, और राष्ट्रीय नदी अपनी कौन सी है? गंगा, तो जलीय जीव हो गया, उसी में गंगा डॉल्फिन। उसके बाद अशोक वृक्ष जो इसका राइट आंसर है, अशोक वृक्ष, ठीक है। तो कौन सा हो गया राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3 जो इसका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आईपीसी का अनुच्छेद 360। 360 जो है वो किससे संबंधित है? तो आईपीसी की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, इंडियन पीनल कोड।
इंडियन पीनल कोड जो है इसकी आपकी फुल फॉर्म रहेगी, जिसको भारतीय दंड संहिता भी इसको बोला जाता है। इसके आर्टिकल 360 के अंतर्गत किसके बारे में दिया गया, किडनैपिंग के बारे में, या हम कह सकते हैं अपहरण के बारे में। ऑप्शन नंबर ए जो आपका इसका वो राइट आंसर है, या आप किडनैपिंग इसको लिख सकते हो, किडनैपिंग। ठीक है, हत्या से जुड़ा हुआ कौन सा है, आपको पता है जो धारा 302 लगाई जाती है हत्या के अपराध के अंदर, तो वो आपकी हो जाएगी 302। चोरी से जुड़ी हुई कौन सी है, तो धारा 378, ये चोरी से संबंधित हो जाएगी। तो ये तीन आपको वैसे ध्यान तो बस ये रख लेना, बाकी जो पुलिस का जो पेपर होगा उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी पेपरों में भी पूछी जा सकती है। इंडियन पीनल कोड, इसके अंदर आपकी कुल धारा कितनी है, जैसे हमने ये अनुच्छेद, यानी जो ये अनुच्छेद मतलब कि धारा ही बनता है ये, या सेक्शन बोल सकते हो ना, ये धारा अनुच्छेद। तो आईपीसी जो है इसकी स्थापना यानी इसको किसके द्वारा, मेकाले के द्वारा किया गया इसको, और कुल धारा कितनी है 511 टोटल धाराएं हो जाएगी। और जो आपके अध्याय चैप्टर कितने हैं, तो 23 इसके अध्याय हो जाएंगे, 23 अध्याय और 511 धाराएं, जिसमें 360 अपहरण किडनैपिंग से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखो, परियोजना बाग का उद्देश्य निम्न में से कौन सा है। बिल्कुल आप देखते इसका राइट आंसर लगा सकते हो, परियोजना बाग, या जिसको क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। अब प्रोजेक्ट टाइगर जो है, एक क्वेश्चन चलो आपके लिए रहेगा, कमेंट करके बताना, जैसे अनुच्छेद 360 भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 360 जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, कमेंट करके बताना आर्टिकल 360। आगे देखो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर जब बनाया गया था, पहली बात बाघ को मारने के लिए तो बनाया नहीं गया था, फिल्म से भी जुड़ा हुआ नहीं है, चिड़ियाघर में बाघ रखने से भी नहीं, यानी कि अवैध हत्या से बाघों को बचाने के लिए जो आपका शुरू किया गया था वो आपका था प्रोजेक्ट टाइगर। किसके द्वारा और कब की बात है ये, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो आपका अप्रैल 1973 में इसको शुरू किया गया, अप्रैल 1973 में। किसके द्वारा, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इसको शुरू किया गया, और तभी से भारत का जो राष्ट्रीय पशु जो है वो क्या हो जाएगा, बाघ हो जाएगा तभी से। उससे पहले कौन सा था, शेर था, लेकिन इसके बाद से आपका जो राष्ट्रीय पशु कौन सा, बाघ हो गया। और ये जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसकी शुरुआत कहां से की गई थी, तो उत्तराखंड के अंदर आपका जो एक नेशनल पार्क है, जो कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है यहां से इसकी शुरुआत की गई थी अप्रैल 1973 इंदिरा गांधी के टाइम में। तो इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सेकंड बना। ठीक है, अब देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका नाम बदलकर, नाम भी बदला गया ना, रामगंगा नेशनल पार्क किया गया इसका ना, वो भी ध्यान रखना। और बाकी कौन सा, टाइगर, हाँ एक आप ये भी ध्यान रखना, टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं, टाइगर स्टेट भारत के अंदर टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, एमपी मध्य प्रदेश को जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, जापान की संसद जो है वो क्या कहलाती है, जापान की संसद। देखो सबसे पहले जापान जो इसकी राजधानी कौन सी है, कैपिटल टोक्यो। अभी ओलंपिक हुए थे ना जापान के अंदर, टोक्यो ओलंपिक, तो ये जापान के अंदर हुए थे, जापान की राजधानी टोक्यो। इसकी करेंसी जो है वो कौन सी है, जापानी येन, जापानी येन जो इसकी आपकी करेंसी हो जाएगी। एक जापान के अंदर एक द्वीप के बारे में पूछा जाता है कि ये बार होंशु द्वीप, तो ये होंशु द्वीप कहां पर है, ये भी जापान के अंदर रहेगा। और जापान से जुड़ा हुआ दो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, 1945 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो खत्म हुआ था, एक 6 अगस्त 1945, एक आपका 9 अगस्त 1945। इन दो दिनों में सबसे पहला कहां पर, हिरोशिमा के ऊपर एक बम गिराया गया था, परमाणु बम, और सेकंड नागासाकी पर एक बम गिराया गया था। ठीक है, अब हिरोशिमा के ऊपर जो गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी पर गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। तो ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, लगभग शायद 14 अगस्त के आसपास कर दिया था। अब क्वेश्चन देखो, जापान की संसद जो है वो आपकी क्या कहलाती है, तो जापान की संसद को बोलते हैं डाइट। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो आपका इसका वो राइट आंसर है। भारत की संसद को क्या बोलते हैं, यानी संसद तो संसद ही होगी ना, ये भारत की होगी, ये कहां की, ये भारत की हो जाएगी। अब उसके बाद ड्यूमा जो दे रखा है, ड्यूमा कहां की है, रूस की जो आपकी संसद जो उसको बोलते हैं ड्यूमा। एक पार्लियामेंट भी हमने पढ़ा है कई बार, पार्लियामेंट तो कहां की, कनाडा जो है ना, कनाडा, उसको बोलते हैं। वैसे आप इंग्लिश के अंदर संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर जो कनाडा की जो पार्लियामेंट संसद है उसको पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, पार्लियामेंट। ठीक है, और एक बुंदेशटैग के नाम से क्वेश्चन अभी पूछा गया था एग्जाम के अंदर, सब इंस्पेक्टर के पेपर के अंदर, कौन सा था, बुंदेशटांग। ये आपकी कहां की आपकी संसद कहलाती है, तो जर्मनी की संसद को ये आपका बोला जाता है। राइट आंसर जापान की संसद का पूछा, डाइट, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोला जाता है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली बोला जाता है। ठीक है, तो
तो ये साथ साथ में इनको याद कर लेना। अब देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डैश के दर्शन के अंतर्गत आते हैं। हमने अभी पढ़ा था डीपीएसपी आयरलैंड से लिए थे 36 से 51 तक भाग 4 के अंदर। समाज के भलाई के लिए आपकी समाज की भलाई के लिए आपके होते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो इसका मतलब किससे जुड़ा हुआ है? समाजवाद से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका इसका वो राइट आंसर रहेगा। यानी कि समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को बेहतर बनाने का काम होता है नीति निर्देशक तत्व का, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहां पर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राज्य, धर्म, वंश, लिंग, जातीय उत्पत्ति के आधार पर किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा? आपने पढ़ा होगा मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार के अंदर हमने पढ़ा था जो कि आपके कहां से, आपके मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक होते हैं। इसके अंदर जो सबसे पहला हम पढ़ते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 किससे जुड़ा हुआ है? विधि के समक्ष समान। विधि के समक्ष समान यानी कि विधि मतलब कि कानून, और कानून के लिए सारे के सारे सेम होते हैं, ये यहां पर दिया गया है आर्टिकल 14 के अंदर। इसके बाद 15, आर्टिकल 15 जुड़ा हुआ है जिसमें राज्य, धर्म, वंश, लिंग, जाति, उत्पत्ति के आधार पर किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 के अंतर्गत यहां पर दिया गया है। आर्टिकल 16 किससे जुड़ा हुआ है? लोक नियोजन के समान अवसर, यानी कि लोक नियोजन का मतलब लोक नियोजन के समान अवसर। इसका मतलब आपका ये बनता है जो आपकी जो भी जॉब निकलती है उन सभी के अंदर सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। और इसी के अंदर अपवाद बनता है जो कि कौन सा है? रिजर्वेशन। जो रिजर्वेशन जो दिया जाता है वो इसके अंदर अपवाद है, क्योंकि रिजर्वेशन आपके जो कह सकते हैं एक तरह के परमानेंट नहीं होते, इनको आगे एक्सटेंड किया जाता है हर एक 10 साल के बाद। वैसे संविधान के अंदर सभी को समान अवसर दिए गए हैं, हर एक जितनी भी सेवाएं आपकी निकलती हैं। इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बना, आर्टिकल 15 जो है इसका वो राइट आंसर है। नेक्स्ट, राज्यपाल यह नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति उसी में निहित होती है। राज्य का जो है वो आपका क्या दिया गया? राज्यपाल यह नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य की प्रशासन, देखो राज्य का प्रशासन, प्रशासन का मतलब आपसे ये पूछेगा कार्यकारी आपका अध्यक्ष कौन होता है? कार्यकारी अध्यक्ष होता है राज्य का, वो राज्यपाल होता है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे राजनीतिक आपका कौन होता है, राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? राजनीतिक प्रमुख, तो वो मुख्यमंत्री होता है। इसने ये पूछा है कि और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति, प्रशासन की शक्ति किसके अंदर? मुख्यमंत्री के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो राइट आंसर। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल ही दिलवाता है, नियुक्ति भी यही करता है। ठीक है, ब्रिटिश इतिहासकारों में से किसने भारतीय इतिहास को 3 भाग हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया? भारतीय इतिहास एक बुक लिखी गई थी जिस बुक का आपको नाम ध्यान रख लेना, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है जेम्स मिल। जेम्स मिल। तो ये जेम्स मिल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई और इसके अंदर क्या दिया गया कि आपको जो ब्रिटिश यानी कि लिखा क्या गया? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो मतलब कि ब्रिटिश इंडिया जो है जो उस समय अंग्रेज यहाँ पर राज किया करते थे उस समय 3 भागों में बांटा था, एक हिंदू के अंदर, एक मुस्लिम के अंदर, एक ब्रिटिश के अंदर, 3 भागों में विभाजित। सबसे पहले किसने किया? जेम्स मिल ने किया। पुस्तक का नाम क्या था? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कब की ये पुस्तक है? तो 1817 की ये पुस्तक रहेगी, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, 1817 की बुक। वैसे ये ध्यान रख लेना जेम्स मिल ने पहली बार भारतीय इतिहास को 3 भागों के अंदर विभाजित किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब उसके अलावा देखो एनी बेसेंट के बारे में आपको पता है कहाँ की? आयरलैंड की निवासी थी। आयरलैंड से जुड़े हुए 2 क्वेश्चन हो गए ना, एक हमने अभी पढ़ा डीपीएसपी कहां से लिए थे? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, दूसरा एनी बेसेंट आयरलैंड की। और एनी बेसेंट जो इसने कौन सी? तो 1917 का कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था कौन सा? कलकत्ता का, उसके अंदर अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। पहली महिला अध्यक्ष जो बनी थी एनी बेसेंट। वारेन हेस्टिंग्स जो आपका प्रथम गवर्नर जनरल जो बना था 1774 से लेकर 1785 तक, वो वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट देखो, बुम्याल हिमाचल में पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है, तो ये कौन सी हो जाएगी? तो इसका आपका जो राइट आंसर बनेगा हिमालय क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान। ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट कौन सा दिया गया? किस प्रकार की मृदा की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो जो मृदा किस प्रकार की मिट्टी के अंदर जल धारण करने की क्षमता, तो कौन सी हो जाएगी? चिकनी मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी। चिकनी मिट्टी जो होती है वो आपकी किसके अंदर यूज होती है? आपको पता होगा धान की फसल जो होती है, धान की फसल के लिए आपकी कौन सी चिकनी मिट्टी उपयुक्त होती है? जैसे काली मिट्टी आपकी किसके लिए होती है? कपास के लिए, है ना, काली मिट्टी कपास के लिए। उसी तरह से धान की फसल के लिए आपकी चिकनी मिट्टी उपयुक्त होती है। अब आप एक चीज तो आपको पता होगा, धान की फसल के अंदर पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है और इसीलिए हरियाणा के अंदर एक योजना चलाई गई, कौन सी? मेरा पानी मेरी विरासत।
मेरा पानी मेरी विरासत एक योजना चलाई गई, जिसके अंतर्गत क्या था कि जो फसल ज्यादा पानी यूज करती है, ज्यादा पानी अवशोषित करती है, जैसे धान की फसल, जो भी व्यक्ति धान की जगह पे दूसरी फसल यूज करेगा, यानी पिछली बार उसने धान लगाया था, इस बार वो दूसरी फसल लगाता है, तो उसको मेरी फसल मेरी विरासत योजना के तहत उसको 7,000 रुपए प्रति एकड़ दिए जाते हैं। और ये कैसे दिए जाते हैं, इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो आपकी साइट है मेरी फसल, उसके ऊपर पंजीकरण करवाना पड़ता है। और यानी कि धान की फसल के लिए पानी ज्यादा चाहिए होता है, और इसीलिए आप बता सकते हो कि इसमें मृदा जल धारण करने की, पानी ज्यादा सोखने की इसके अंदर क्षमता होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो इसका चिकनी मृदा, इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। जैसे हमने पढ़ा चावल के बारे में, चावल धान की फसल के अंदर धान सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं, अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, पहले नंबर पे चीन हो जाएगा, दूसरे नंबर पे कौन, भारत। आप वैसे याद रख सकते हो जनसंख्या के अकॉर्डिंग, चीन पहले नंबर पे, भारत दूसरे पे, इसी अकॉर्डिंग धान पर हो जाएगा। वहीं अगर भारत में अगर पूछा जाए कि पहले नंबर पे कौन है भारत में, तो आपका वेस्ट बंगाल जो है वो आपका हो जाएगा पहले नंबर पे, किसके, चावल के उत्पादन के अंदर। और अगर हरियाणा के अंदर पूछा जाए कहां पर किया जाता है, तो बिल्कुल आप बता सकते हो के मतलब करनाल पहले नंबर पे, और बाकी कुरुक्षेत्र और कैथल में भी आपका क्या चावल की खेती जो है वो अच्छी होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड चिकनी मृदा इसका राइट आंसर। हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति डैश के द्वारा की जाती है, राज्यपाल की नियुक्ति सबसे पहले राज्यपाल, देखो याद करते हैं, सबसे पहले देखो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा आपका 52 है ना, आर्टिकल 52 के अंतर्गत ये दिया गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब राज्यपाल के बारे में पूछेगा, राज्यपाल का आर्टिकल कौन सा, देखो 52 है ना, एक जोड़ दो इसके अंदर कितना हो जाएगा 53, और जो इतना जोड़ा वो आगे लिख दो 153, तो राज्यपाल का आर्टिकल कौन सा हो जाएगा 153, क्योंकि राष्ट्रपति जो वो आपका क्या है देश का संवैधानिक प्रमुख है, उसी तरह से राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो आपका 52 और 153 आर्टिकल हो गया। अब राज्यपाल जो है वो आपका आर्टिकल 153 में दिया गया कि किसी भी राज्य का आपका एक राज्यपाल होगा, लेकिन सबसे पहले शुरू के अंदर क्या दिया गया था संविधान के अंदर कि एक पर्सन एक ही आपका राज्यपाल हो सकता है, लेकिन बाद में 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1956, उसके अंतर्गत ये कहा गया था कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति वो एक से ज्यादा भी आपके राज्यों के राज्यपाल रह सकता है, एक से ज्यादा राज्य का भी राज्यपाल रह सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना इसका। दूसरा, राज्यपाल जिस स्टेट के अंदर वो राज्यपाल होता है, यानी अगर वो हरियाणा का कोई पर्सन है, वो हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा, यानी जहां का वो पर्सन होगा वहां का राज्यपाल उसको नहीं बनाया जाएगा। हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, है ना, राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। जो केंद्रीय जो राष्ट्रपति क्या करता है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिमंडल जो होता है उसकी सिफारिश के ऊपर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो करता है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि कार्यपालक विभाग का नेतृत्व डैश के द्वारा किया जाता है, कार्यपालक विभाग। तो कार्यपालक हमने अभी पढ़ा था एक चीज थोड़ी देर पहले कि कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, कार्यकारी आपका प्रमुख कौन होता है राज्य के अंदर, तो कार्यकारी प्रमुख होता है आपका राज्यपाल। लेकिन वहीं आपसे ये पूछ ले कि राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, तो वो कौन हो जाएगा, सीएम हो जाएगा, मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर कार्यपालक विभाग पूछा गया, तो आपका कौन सा, राज्यपाल इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका। वित्त मंत्रालय के बारे में पूछे, अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन आपकी वर्तमान के दूसरी महिला जो आपकी रहेगी, महिला के तौर पर अगर पूछा जाए दूसरी महिला वित्त मंत्री कौन बनी, निर्मला सीतारमन। पहली कौन बनी थी, कमेंट करना, ये क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट देखो, भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य, यानी कि ये पूछा गया इसके अंदर मिड डे मील। मिड डे मील के बारे में आपने सुना होगा, मिड डे मील। तो ये मिड डे मील के बारे में पूछा गया कि आपका भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू कहां पर किया गया। सबसे पहले स्कूलों के अंदर किस स्टेट ने ये शुरू किया था, तो किसने किया था, ये सबसे पहले तमिलनाडु के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी। कब शुरुआत की गई, 15 अगस्त 1945 को, 1995 को, 15 अगस्त 1995 को तमिलनाडु से इसकी शुरुआत की गई मिड डे मील की, और इसका नाम भी बदल दिया गया। क्या कर दिया गया, अभी जो मिड डे मील है इसका नाम क्या कर दिया गया, पीएम पोषण योजना। पीएम पोषण योजना जो इसका नाम कर दिया गया किसका, मिड डे मील का। तो ये भी ध्यान रखना, तमिलनाडु से शुरुआत की गई 15 अगस्त 1995 के अंदर। और तमिलनाडु के बारे में आपको पता होगा, इसकी कैपिटल कौन सी है, चेन्नई तमिलनाडु की हो जाएगी कैपिटल। यहाँ का आपका शास्त्रीय नृत्य कौन सा, भरतनाट्यम, है ना, भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश का कौन सा हो जाएगा, कमेंट कर देना, भरतनाट्यम हो गया। इसके अलावा कौन सा स्पोर्ट्स के बारे में पूछे, कौन सा, कबड्डी है इसका, कबड्डी इसका स्पोर्ट्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
निम्न में से किस शहर में ब्रिटिश कंपनी के एजेंट पहली बार आपके अवस्थित हुए थे? पहली जो आपकी इंग्लिश फैक्ट्री 1651 के अंदर हुगली नदी के किनारे आपकी खोली गई थी। और हुगली किसके, आपसे कोलकाता के बारे में पूछा जाता है, कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो आपके किसके, हुगली नदी के किनारे है। एनसीईआरटी बुक के अंदर एज इट इज आपकी लाइन दी हुई है कि पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 के अंदर हुगली नदी के किनारे शुरू की गई। तो इसका राइट आंसर कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की आपकी सहायक नदी कौन सी? देखो कामेंग हो जाएगी, सुबनसिरी भी है इसकी जो सहायक नदी है, दिहांग। वैसे दिहांग तो इसका खुद का ही नाम है ना ब्रह्मपुत्र का, क्योंकि ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से जब चलती है तो इसका नाम होता है टी सांगपो। उसके बाद हरियाणा के अंदर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तब इसका नाम होता है दिहांग। और वैसे दिहांग तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ, लेकिन एक दिहिंग के नाम से, दिहिंग के नाम की इसकी सहायक नदी है, तो ये भी मान सकते हैं। सुवर्ण रेखा जो ये नहीं है, ये इसकी कोई सहायक नदी नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो बन जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी कहां पर, तिब्बत से निकलती है, भारत में आती है, उसके बाद कहां पर, बांग्लादेश में चली जाती है। ये भी आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट देखो, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आम जन को राष्ट्रवादी भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा गया था। इसको आपका क्या बोलते हैं? सबसे पहले बात, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तराना ए हिंद। तराना हिंद इसको बोला जाता है। इसको तराना हिंद जो है इसको सबसे पहले पब्लिश किया गया था इत्तेहाद नामक पत्रिका के अंदर। और इस पत्रिका के अंदर इसको क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था 16 अगस्त 1904 को। ठीक है, ये डेट अगर याद रखो तो 1904 रख लेना। इत्तेहाद पत्रिका के अंदर तराना हिंद को पब्लिश किया गया था। किसके द्वारा लिखा गया? तो एक उर्दू आपके कह सकते हैं मोहम्मद इकबाल, उर्दू शायर या उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर सेकंड। और उर्दू के अंदर इसको लिखा गया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये फेमस कब हुआ था जाकर, तो लिखा तो कब गया था इसको, या लिखा गया था उसके बाद पब्लिश किया गया था 1904 के अंदर। लेकिन जब 1930 के अंदर जब महात्मा गांधी जेल में गए थे 1930 के अंदर, है ना, 1930 के अंदर जो यरवड़ा जेल के अंदर महात्मा गांधी गए थे पुणे के अंदर, तो उस समय महात्मा गांधी ने इसको बहुत बार गाया था। तो उस समय ये काफी ज्यादा चर्चा में आया था। ये आपका जो तराना हिंद जिसको बोला जाता है मोहम्मद इकबाल की रचना है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो आपका इसका वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, मिर्जा गालिब किसके? अल्ताफ हुसैन हाली के गुरु मिर्जा गालिब, पढ़ चुके हम कई बार। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने क्या लिखा था आपका वंदे, जो जनगण मन आपका किसने लिखा था? जनगण मन वंदे जो रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके अलावा कौन सा? अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला भी किसने लिखा था? ये भी लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। जनगण मन भारत का आपका राष्ट्रगान हो गया। अमार सोनार बांग्ला किसका? बांग्लादेश का। और इसके अलावा कौन सा? वंदे मातरम तो आप सभी को पता है किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम। लेकिन वंदे मातरम पहली बार गाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था सबसे पहले। रचना किसकी? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनाना इसका। कुछ जनपदों का संयोजन डैश कहलाता है। कुछ जनपद जो है उसका संयोजन आपका गण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। टोटल कितने महाजनपद हुए थे? 16 महाजनपद हुए थे। एक बार बुक के अंदर मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप जाकर 16 महाजनपद जो इनकी एक बार राजधानी भी जरूर एक बार देख लेना, एक बार आंखों में से निकाल लेना इनको भी। सलाल जल विद्युत परियोजना कहां पर पड़ती है? तो सलाल विद्युत जल परियोजना किस नदी पर है? चिन्नाब नदी पर आपकी ये रहेगी। और कहां पर? जम्मू कश्मीर के अंदर। पहला बिल्कुल ठीक है। पराविकुलम जलाशय, तो पराविकुलम जलाशय पूछ ले। इसके अलावा पराविकुलम टाइगर रिजर्व पूछ ले, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ ले। कहां पर पड़ती है? केरल के अंदर पड़ती है, केरल के अंदर। ठीक है, तो सही कौन सा हुआ? सिर्फ एक, केवल एक सही है, सेकंड यहां पर गलत होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आंदोलन नेतृत्वहीन था, जिसका कोई भी नेता नहीं था? कई बार हम पढ़ चुके हैं और मैंने आपको यह भी बताया था कि क्यों ये नेतृत्वहीन था। कौन सा आंदोलन था जो आपका शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात की जाए तो ये कब शुरुआत होती है? 8 अगस्त 1942 को। रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी रूपरेखा जो है वो तैयार की गई। शुरुआत हुई 8 अगस्त 1942 को। कहां से हुई? मुंबई के ग्वालियर टैंक से, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से।
ठीक है, इसकी आपकी शुरुआत की गई 8 अगस्त 1942 को। इसके बाद अंग्रेजों ने यह देखा कि यहाँ पर हाँ एक चीज और, 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी, रूपरेखा जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पर महात्मा गांधी ने नारा दिया था, कौन सा, करो या मरो का नारा। हम कई बार सोचते हैं कि महात्मा गांधी तो अहिंसावादी थे, तो करो या मरो का नारा तो उनका नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना है जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसके अंदर करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, अब 8 अगस्त 1942 को यहाँ पर यह आंदोलन शुरू किया गया मुंबई के ग्वालियर टैंक से, और उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि इसको आंदोलन को रद्द करने के लिए, आंदोलन को रोकने के लिए हम सारे जितने भी नेता हैं उनको उठाकर जेल के अंदर डाल देते हैं, और इसीलिए आपका इसी दिन रात को 12 बजे यानी कि 0000 इसको बोला जाता है ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन जीरो आवर किस आपके आंदोलन से संबंधित था, भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया गया, इसके अंतर्गत क्या था, जितने भी बड़े बड़े नेता थे, चाहे महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, जितने भी नेता थे सभी को उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया, ताकि जब कोई नेता ही नहीं रहेगा तो आंदोलन कैसे चलेगा। लेकिन उसके बाद क्या, लोगों ने, कह सकते हैं कि सभी लोगों ने मिलकर इस आंदोलन को चलाया था। एक तरह से हम कह सकते हैं नेता तो कोई इसका था ही नहीं, तो नेतृत्वहीन था, एक तरह का स्वप्रेरित आंदोलन ये था, स्वप्रेरित आंदोलन था। कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं हम कई बार अरुणा आसफ अली के बारे में, है ना, अरुणा आसफ अली जो कि कहां से संबंध है, अरुणा आसफ अली संबंध कहां से, कालका पंचकुला से इनका संबंध है, और एकमात्र भारत रत्न से सम्मानित महिला, यानी हरियाणा का एकमात्र पर्सन आप बोल सकते हो महिला जो भारत रत्न से सम्मानित है, अरुणा आसफ अली, कालका पंचकुला से जिनका संबंध है। और इनको किस नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड लेडी, ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से ये जाने जाते हैं। और अरुणा आसफ अली, जो भारत छोड़ो आंदोलन जो था ना, कहां से, ग्वालियर टैंक मैदान से इसकी शुरुआत किया गया, और वहां पर झंडा फहराने के लिए जाना जाता है अरुणा आसफ अली को, यानी भारतीय झंडा फहराने का काम किया था उस समय पे, तो इसीलिए इनको भी जाना जाता है अरुणा आसफ अली। आपसे ये भी पूछेगा अरुणा आसफ अली किस आंदोलन से संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था ग्वालियर टैंक के अंदर, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देखो साइमन गो बैक, साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन 1927 में बना, 28 के अंदर भारत में आया, और इसी के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है। कब होती है, एग्जैक्ट डेट कमेंट करके बता देना। इसके बाद नेक्स्ट देखो सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह बिल्कुल आप सभी को पता है, सिपाही विद्रोह कौन सा, जिसको हम बोलते हैं 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, या जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब एक चीज और यहां पर अपडेट कर लेना अपने नोट्स के अंदर कि 1857 की क्रांति शुरू कहां से हुई। अगर आप किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो, यानी स्टेट का मतलब अगर आप हरियाणा का एग्जाम दे रहे हो और आपसे ये पूछ ले कि 1857 की क्रांति कहां से शुरू हुई, अंबाला से हुई, मेरठ से हुई, दिल्ली से हुई, या कहां से हुई, तो आपको ध्यान रखना है अगर हरियाणा का एग्जाम दे रहे हो तो हम टिक करेंगे अंबाला यहां पर, क्योंकि आपकी जो नई बुक जो आई है, जो भिवानी बोर्ड की एनसीईआरटी बुक जो आपकी है, उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि मेरठ से 9 घंटे पहले अंबाला के अंदर आपकी 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है, तो मेरठ की आपकी बाद में। लेकिन अगर आप कोई सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर अंबाला आपको मिलने वाला है नहीं, तो वहां पर आप मेरिट करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है। तो 1857 के अंदर ऑप्शन नंबर डी, 1857 की क्रांति को बोला जाता है आपका कौन सा, सिपाही विद्रोह के नाम से ये जाना जाता है। और किसने इसको शुरुआत किया था, आप सभी को पता है, मंगल पांडे जो प्रसिद्ध है। सिपाही विद्रोह आपकी बैरकपुर छावनी से शुरुआत होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका वो राइट आंसर है। तो इस क्लास के अंदर इतने क्वेश्चन करेंगे, और HSSC CET के लिए, HSSC CET के लिए मॉक टेस्ट के लिए आप ज्वाइन करें, यहां पर ज्वाइन कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अवर्स एजुकेशन के नाम से ऐप है, अवर्स एजुकेशन, तो उस ऐप के ऊपर आप जाएं, वहां पर रजिस्टर करके और वहां पर मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी को आप चेक कर सकते हैं। उसके साथ आपको वहां पर बहुत सारी फ्री PDF भी अवेलेबल करवाई गई है, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। फ्री सेक्शन के अंदर भी आपको वहां पर जा सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी आपको सारी अपडेट मिलती रहती है। तो बस इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, और एग्जाम आपका बहुत जल्दी होगा, इसीलिए अपनी तैयारी को शुरू कर दें। और पहली बात, जो अब से पहले तक पढ़ता है उसी बच्चे का यहाँ पर सिलेक्शन होना तय है। जो अब शुरू करेगा वहां पर थोड़ी उसको दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए आगे करने से बेहतर है कि आज इसे अपनी तैयारी शुरू कर दें, तो वो अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।